in business economics. पहला chapter the name was nature and scope of business economics. इसमें क्या क्या देखा था अपन ने? There were two units. Unit 1 introduction और Unit 2 किस चीज की थी? It was regarding central economic problems. Unit 1 में जो major topics अपन ने देखे थे वो कौन-कौन से थे? Business economics का meaning देखा था, फिर माइक्रो और मैक्रो का अंतर देखा था, पॉजिटिव नॉर्मेटिव का अंतर देखा था, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. ठीक है, ये मेन चीजें देखी थी. और जब अपन ने यूनिट 2 देखी थी तो उसमें मेनली दो मेजर टॉपिक्स थे. कौन से? एक तो था सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और दूसरा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, सबसे पहली चीज से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज इकोनॉमिक्स? It refers to allocation of scarce resource having alternative use to satisfy unlimited wants. जब आप अपने लिमिटेड रिसोर्स को इस तरह से बांटते हो कि आपकी अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई हो जाए तो उसको क्या बोलते थे? इकोनॉमिक्स. ठीक है, रिपीट अगेन. It refers to allocation of scarce resource having alternative use, मतलब एक से ज्यादा यूज to satisfy unlimited human wants. Am I clear with this? ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा था इकोनॉमिक्स डिराइव कौन से वर्ड से हुआ है? It has been asked in exam. Very 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 important. ठीक है, कौन से वर्ड से डिराइव होता है इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स is derived from a Greek word oikonomia. Oikonomia का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड. ठीक है, oikonomia means management of household. Okay? दोनों चीजें पूछी जा चुकी है. ओइकोनॉमिया का मीनिंग भी पूछ लिया गया है एंड किस वर्ड से डिराइव हुआ है ये भी पूछ लिया गया है इन एग्जाम. यू नीड टू मार्क दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगली चीज पे आते हैं. इकोनॉमिक्स को सबसे पहली बार किसने डिफाइन किया? इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय एडम स्मिथ. ठीक है, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को कौन सी बुक में डिफाइन किया था? इट वाज वेल्थ ऑफ नेशंस. ठीक है, ये बुक कब रिलीज हुई थी? 1776 में. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन किसने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को? एडम स्मिथ ने. कौन सी बुक में? वेल्थ ऑफ नेशंस में. ठीक है, मतलब उसने बेसिकली इकोनॉमिक्स को रिलेट किया ओनली बाय वेल्थ. ठीक है, और कब आई ये बुक? 1776. इट वाज लॉन्ग बैक. 1776 में ये बुक आई थी. एम आई क्लियर? ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स तो देख लिया. व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स? Use of economic analysis in business decision making for best use of organization's scarce resources. मतलब बेसिकली अगर आप इकोनॉमिक्स को बिजनेस में यूज करते हो तो उसको बोला जाता था बिजनेस इकोनॉमिक्स. और किसी भी चीज में इकोनॉमिक्स को यूज ही क्यों किया जाता है? ताकि आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरह से यूज कर पाओ. ठीक है, repeat again. Business economics refers to use of economic analysis in business decision making for best use of organization's scarce resource. Resource के साथ जो terminology यूज होती है वो हमेशा होती है scarce. ठीक है, और wants के साथ जो शब्द यूज होता है वो होता है unlimited. Am I clear with this? Okay. Moving further. Business economics किसने derive किया है? जोएल डी. ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन किसने किया था? इट वाज डिफाइंड बाय जोएल डी. ओके, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ व्हिच काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स? अप्लाइड इकोनॉमिक्स. कौन से इकोनॉमिक्स का पार्ट है? अप्लाइड. क्यों अप्लाइड का पार्ट क्यों बोलते हैं? व्हाट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स? नाम से क्या समझ आ रहा है? व्हाट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स? ऐसी कोई भी इकोनॉमिक्स की फील्ड जिसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो उसको बोलते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स. क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकली लगाएंगे क्या? हाँ, ऑफ कोर्स हमारे बिजनेस में अप्लाई किया जाएगा एंड दैट इज व्हाई बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स. बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम भी एग्जाम में पूछा जा चुका है. बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. एम आई क्लियर विद दिस? पक्का? श्योर? आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स. एनीवन व्हिच इज स्किपिंग? नहीं, वापस से रिपीट करो. आई चेंज द स्लाइड एंड देन यू आर गोइंग टू रिपीट इट. ओके, हाँ भाई,
वापस से बोलो, बिजनेस इकोनॉमिक्स किसने डिराइव किया है? जोएल कीन ने। सबसे पहले इकोनॉमिक्स को किसने डिफाइन किया? एडम स्मिथ ने। कौन सी बुक में डिफाइन किया? कौन से ईयर में आई है बुक? 1776। ठीक है। इकोनॉमिक्स कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है? इकोनॉमिया का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ व्हिच इकोनॉमिक्स? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद अगली चीज जो अपन ने देखी थी वो था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फटाफट से बोलो, मैं तुमको पॉइंट बता रही हूँ, तुम मेरे को बताओगे कि ये माइक्रो है या मैक्रो। ओके, अगर मैं तुमको बोलती हूँ कि इंडिविजुअल यूनिट्स की बात हो रही है तो दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। एग्रीगेट लेवल पे बात हो रही है, मैक्रो। पूरे नेशन के लेवल पे बात हो रही है, एक फर्म की बात हो रही है, इट इज माइक्रो। व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री, व्हाट इज इंडस्ट्री? पहले मेरे को मीनिंग बताओ यार। It is group of firms doing same kind of या similar kind of business. एक इंडस्ट्री की स्टडी क्या होगी? इंडस्ट्री की स्टडी भी होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। Am I clear? एक फर्म की स्टडी और एक इंडस्ट्री की स्टडी दोनों ही कहलाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल लेवल पे स्टडी, सारे लेवल की इंडस्ट्रीज की स्टडी कहलाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। Am I clear? प्राइस थ्योरी किसका दूसरा नाम है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मार्क द पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्वाइस और थ्राइस इन एग्जाम। प्राइस थ्योरी किसका दूसरा नाम है? इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जब भी हम यार एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम की बात करते हैं, हम जनरली ओवरऑल इकोनॉमी या नेशन के लेवल पे करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। Am I clear? ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद बताओ यार, जनरल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो को क्यों बोलते थे? क्योंकि वो बेसिकली पूरी इकोनॉमी को कंसिडर करके इक्विलिब्रियम निकालता था। ठीक है। और पार्शियल क्यों बोलते हैं माइक्रो को? क्योंकि वो एक फर्म या एक इंडस्ट्री की बात करता है जनरली। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन ये तुम्हारे मॉड्यूल का पार्ट है। ठीक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट। अगेन आई विल से मार्क इट। फाइन, कभी भी पूछ लिया जाए, यू शुड नो पार्शियल इक्विलिब्रियम किसका नाम है? माइक्रो। एंड जनरल मैक्रो। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स में तुमको जनरली एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अगर मैं तुमको बोल रही हूँ टीसीएस में स्ट्राइक हो गई, क्या है? क्यों माइक्रो है? एक फर्म की बात हो रही है यार। ठीक है। पीतमपुर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लोकेटेड है जिनका सप्लाई बढ़ रहा है। दिस इज माइक्रो, दिस इज माइक्रो। ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं एग्रीगेट नेशन के लेवल पे बात करती हूँ कि यार ओवरऑल सप्लाई कितना है नेशन का, दिस इज व्हाट? दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। एम आई क्लियर विद दिस? पक्का? श्योर? ठीक है। जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो हम क्या मान लेते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स कांस्टेंट। और जब हम मैक्रो पढ़ते हैं तो क्या मान लेते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स कांस्टेंट। क्यों ऐसा क्यों मानते हो यार तुम लोग? रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, तो क्यों मानते हो? अरे जब भी कोई लॉ पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में, ऑल अदर थिंग्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। जनरली तुमने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, सब में ये टर्म्स आगे लगा दी थी, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्यों लगाई थी? क्यों लगाई थी? क्योंकि इससे ही हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं यार। सारी चीजें एक साथ चेंज हो जाएंगी, प्राइस भी चेंज हो गई, इनकम भी चेंज हो गई, टैक्स रेट्स भी चेंज हो गए, हम कोई कंक्लूजन डिराइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इकोनॉमिक्स एक्चुअली इतना डिफिकल्ट है, इतना इजी होता तो इंटरप्रेट तो सभी लोग कर लेते हैं यार। ठीक है। इट्स नॉट दैट इजी टू इंटरप्रेट कि यार इकोनॉमी में इतने सारे चेंजेस एक साथ हो रहे हैं, इसका क्या इंप्लीकेशन रहेगा, इतना इजी नहीं होता। इसलिए जब भी हम कोई लॉ डिराइव करते हैं, हम बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रख देते हैं कि भाई बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। एम आई क्लियर विद दिस? पक्का? ठीक है। माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस क्लियर है? माइक्रो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है, माइक्रोस का मतलब, और मैक्रो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है, मैक्रोस का मतलब। एम आई क्लियर? ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू रिपीट। हाँ भाई, मैं तुमको पॉइंट बताऊंगी, तुम मेरे को बताओगे कि माइक्रो से डिराइव हो रहा है या मैक्रो से। ठीक है। प्राइस थ्योरी, जनरल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट्स की स्टडी,
एक फर्म की स्टडी, एक इंडस्ट्री की स्टडी, सारी इंडस्ट्रीज की स्टडी, मैक्रोस एंड माइक्रोस, स्मॉल चीजों की बात है, बड़ी चीजों की बात है, क्लियर विद दिस? पक्का? ठीक है। जब माइक्रो पढ़ेंगे तो क्या मानेंगे? मैक्रो की चीजें कांस्टेंट है, और जब मैक्रो पढ़ेंगे तो क्या मानेंगे? माइक्रो की चीजें कांस्टेंट है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी प्राइस थ्योरी वाला पॉइंट, ठीक है, जनरल इक्विलिब्रियम एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम, नॉट आज टिल डेट, ठीक है, आज तक नहीं पूछा गया, बट इट इज अ पार्ट ऑफ मॉड्यूल। एम आई क्लियर? ठीक है, फाइन। अगला चीज, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट इज पॉजिटिव? जब हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं यार, तो क्या है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। मैं तुमको बोलती हूँ यार हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, दैट्स अ फैक्ट, ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर देना चाहिए, सजेशन आ रहा है, इट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि यार प्राइसेस थोड़ी और कम हो जानी चाहिए, व्हाट इज दिस? नॉर्मेटिव, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ प्राइस बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, पॉजिटिव। जब भी मैं कोई फैक्ट बताऊंगी, जैसी चीज है वैसी तुमको एज इट इज उठा के बता दी, दैट इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। और अगर मैं तुमको बताती हूँ सजेशन, देती हूँ सजेशन, तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब बताओ, जब मैं बोलती हूँ व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, इट इज पॉजिटिव। सिचुएशंस को एज इट इज बता दिया यार, भले मैं फ्यूचर ही क्यों ना बता रही हूँ, ठीक है। अगर मैं सिचुएशन को जैसा फैक्ट है वैसे ही बता रही हूँ, फ्यूचर से रिलेटेड ही क्यों ना हो, तो वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। ओके, नॉर्मेटिव होगा जो व्हाट ऑट टू बी की सिचुएशन बताता है। व्हाट ऑट टू बी मतलब कैसा होना चाहिए। तो जनरली पता है एग्जाम में जब ऑट टू बी वाले स्टेटमेंट तुमको दिख जाए, इसमें से भी क्वेश्चन कैसा आता है, इनमें से कौन सा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, दे विल जनरली आस्क यू एग्जांपल्स, ठीक है। और वही ज्यादा ट्रिकी होते हैं टू सोल्व, फाइन। आई टोल्ड यू कि एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आता है उसमें तुमको ऑट टू बी या शुड बी वर्ड जैसे ही दिख जाए, वो नॉर्मेटिव है, ठीक है। और फैक्ट वाले स्टेटमेंट तुमको अदरवाइज भी समझ आ ही जाएंगे। लेकिन मैंने तुमको बताया था एक बार एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, क्या आया था, जिसमें एक ऑप्शन देके रखा था कि हायर इन्वेस्टमेंट शुड रिजल्ट इनटू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे शुड वर्ड आया तो था, लेकिन ये फैक्ट है, इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। हायर इन्वेस्टमेंट शुड रिजल्ट इनटू हायर ग्रोथ, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली ऐसा बोल देती तुमको हायर इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स इनटू हायर ग्रोथ, तुमको भी पता है फैक्ट है, ठीक है। वो जानबूझ के लगाया हुआ है ना, ठीक है, ताकि वो गो एंड टिक इट, यस इट्स अ पॉजिटिव, इट्स अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। एम आई क्लियर? ठीक है। तो एक ही बार ऐसा हुआ है कि इस टाइप का क्वेश्चन आया है, एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, ओके। कौन सा इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट देगा? नॉर्मेटिव। क्यों? क्योंकि ये सजेशन देता है यार, जजमेंट देना मतलब जैसे काइंड ऑफ सजेशन कि ये सही है और ये गलत है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भाई कौन सा इकोनॉमिक्स वेलफेयर प्रोपोजिशंस देता है, मतलब सही और गलत के स्टेटमेंट्स बताता है, इट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। एम आई क्लियर विद दिस? फाइन। कौन सा इकोनॉमिक्स वेरीफाई हो सकता है? पॉजिटिव, क्योंकि भाई जो फैक्ट होंगे ना वही तुम मार्केट में जाके चेक कर सकते हो, तो बेसिकली यू कैन वेरीफाई ओनली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एम आई क्लियर विद दिस? पक्का याद हो गया? पूछूं? ओके, बोलो कौन सा इकोनॉमिक्स बताएगा व्हाट ऑट टू बी? कौन सा फैक्ट्स बताएगा? कौन सा सजेशन देगा? कौन सा देगा सिचुएशन ऑफ व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी? कौन सा वैल्यू जजमेंट देता है? कौन सा वेलफेयर प्रोपोजिशंस देता है? इट इज अगेन नॉर्मेटिव। वेलफेयर शब्द देख के सोशलिस्ट मत समझना, ठीक है, ओके। एंड लास्ट, कौन सा इकोनॉमिक्स वेरीफाई हो सकता है? इट इज ओनली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एम आई क्लियर? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है? व्हाट इज बेसिकली द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? वो साइंस है क्या? क्यों क्यों? कंप्लीट साइंस नहीं है, इट्स एन इम्परफेक्ट साइंस, ठीक है, इट्स नॉट अ कंप्लीट साइंस। क्यों बोल रहे हो तुम लोग ऐसा? मैम बिकॉज़ ह्यूमन स्टडीज लाइक हर बार सेम नहीं हो सकती। करेक्ट, ह्यूमन बिहेवियर हर बार सेम नहीं होता है, यानी कि बेसिकली से इट इज साइंस, इट हैज थ्योरीज, इट हैज लॉज, कॉज एंड इफेक्ट भी स्टडी करता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन यूनिवर्सली नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि हर बार प्राइस बढ़ने पे हम सब लोग अपनी डिमांड कम कर देंगे। एम आई क्लियर?
ठीक है, इट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो ये साइंस तो है बट इट इज नॉट अ परफेक्ट साइंस, इट इज इम्परफेक्ट साइंस। व्हाट अबाउट आर्ट? क्या ये आर्ट है? यस, इट्स अ कंप्लीट आर्ट। व्हाई? क्योंकि आर्ट में भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है और बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कंप्लीटली एन आर्ट। बताओ यार, ये ज्यादा माइक्रो होगा या ज्यादा मैक्रो होगा? व्हाई? तुम लोग बोल रहे हो ये ज्यादा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्यों? व्हाई? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में डिसीजन लेने पड़ते हैं, और अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, तो बेसिकली इट इज अबाउट टेकिंग डिसीजंस इन योर बिजनेस। अगर बिजनेस में डिसीजन लेना है तो ये माइक्रो लेवल की बात है या मैक्रो लेवल की? माइक्रो लेवल की बात है। तो इट इज डेफिनेटली मोर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मेरे को बताओ, क्या बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए तुमको मैक्रो फैक्टर्स देखने ही नहीं पड़ते क्या? बाहर की इकोनॉमी को स्टडी नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है, यानी कि यस, इट हैज कंपोनेंट्स इवन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो शुरू के 4 पॉइंट्स कौन-कौन से? इट इज साइंस, it is art, it is more of microeconomics and it has components of macroeconomics also, ठीक है। अगली चीज बताओ यार, बिजनेस इकोनॉमिक्स में मार्केट्स और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को स्टडी करने की जरूरत है क्या? Yes, there is theory of markets and private enterprises. मतलब you need to go through the kind of market and the kind of enterprises you are working with. ठीक है, तभी आप अपने बिजनेस में डिसीजन सही से ले पाओगे, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स थ्योरी। अगली चीज बताओ यार, ये थियोरेटिकल है कि प्रैक्टिकल इन नेचर है? इट इज प्रैक्टिकल इन नेचर। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिकली बिजनेस में डिसीजन लेना होता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इट इज प्रैग्मेटिक इन नेचर। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा थियोरेटिकल होता है, बिजनेस इकोनॉमिक प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि आपको एक्चुअल में बिजनेस में डिसीजन लेना है। अगली चीज बताओ, यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है क्या? अगर आपको बिजनेस में डिसीजन लेना होता है तो आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए? नहीं, यू हैव टू बी क्लियर विद सेवरल सब्जेक्ट्स। कौन-कौन से? स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ठीक है, अकाउंट्स इवन, ओके। ये सारे सब्जेक्ट्स के डिसिप्लिन्स को ये कंबाइन कर रहा है, यानी कि इट इज इंटर डिसिप्लिनरी इन नेचर। एंड लास्ट, तुम बताओ यार, तुमको क्या लगता है ज्यादा पॉजिटिव है कि ज्यादा नॉर्मेटिव है? क्यों ज्यादा नॉर्मेटिव है यार? बिजनेस में डिसीजन लेना है तो सिर्फ फैक्ट से काम नहीं चलता है, आपको बेसिकली सजेशन देना होता है कि हाँ यार, ये प्रोडक्ट अब अपन लॉन्च कर देंगे, ओके, या इस प्राइस पे लॉन्च करेंगे। बेसिकली इट इज अबाउट योर सजेशंस, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इन नेचर। एम आई क्लियर? ठीक है, याद हो गया? पर क्या ये पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है क्या? पॉजिटिव भी है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको फैक्ट्स भी पढ़ने होते हैं, ठीक है। मैम, इसमें से क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन क्या आ सकता है? इनमें से कौन सा इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, या इनमें से कौन सा इज अ पार्ट ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, या फिर ट्रू फॉल्स में से पूछ सकते हैं, क्या ये थियोरेटिकल है इन नेचर, क्या ये प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है इन नेचर, ठीक है। बेसिकली आई वुड से यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द हेडिंग्स। फाइन, हेडिंग्स याद रख लोगे, मोर देन सफिशिएंट। एम आई क्लियर? ठीक है, याद हो गया? 8 पॉइंट्स रिपीट करोगे? हाँ जी, नेचर के पॉइंट्स रिपीट करने हैं। पहला इट इज साइंस, दूसरा इट इज आर्ट, तीसरा बट इट हैज कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, इट स्टडीज थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, नेक्स्ट प्रैग्मेटिक इन नेचर, नेक्स्ट इट इज इंटरडिसिप्लिनरी, एंड लास्ट इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। बट ऑफ कोर्स टू टेक डिसीजंस इन योर बिजनेस, पॉजिटिव के कंपोनेंट्स भी इंक्लूड होंगे। एम आई क्लियर? मोर नॉर्मेटिव एंड लेस ऑफ पॉजिटिव। एम आई क्लियर विद दिस? पक्का? श्योर? आगे बढ़े। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स में अपन पढ़ने क्या क्या वाले हैं। दिस इज बेसिकली कि तुम क्या क्या पढ़ोगे इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। दो चीजें आती है, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी होता है और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स भी होता है। तुमको बेसिकली इसमें हेडिंग्स की ध्यान रखनी है, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत है नहीं, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो फिर भी इन लोगों ने स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो इतना स्पेसिफिकली दे के भी नहीं रखा है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? 3 तो चैप्टर भी नाम चल रहे हैं, कौन कौन से? डिमांड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड मार्केट्स, ठीक है। 3 तो चैप्टर के नाम है, ठीक है। फिर 2 जो है ना, वो तुम्हारे अकाउंट्स के जो बैलेंस शीट का असेट साइड आता है ना, वो इमेजिन करो।
करंट एसेट्स मतलब दैट इज बेसिकली इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ओके, और फिक्स्ड एसेट्स मतलब दैट इज बेसिकली कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। मैं ये याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। 3 तो तुम्हारे चैप्टर के नाम ही चल रहे थे, 2 जो है दैट इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। वो क्या है? अकाउंट्स के वो जो बैलेंस शीट में एसेट साइड होता है ना, उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, राइट। और फिर 2 तरह के एनालिसिस है, कौन कौन से? प्रॉफिट एनालिसिस एंड रिस्क एनालिसिस, एंड फाइनली रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन तो बेसिक डेफिनेशन ही है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। दीज आर द 8 पॉइंट्स ऑफ स्कोप। इसमें से हार्डली कोई क्वेश्चन आएगा एज फार एज आई एम कंसर्न। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर क्वेश्चन बनता भी है ना, आई फील यू आर इन अ पोजीशन टू गेस इट कि कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है और कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट, ठीक है। वापस से बोलो यार, 8 पॉइंट ऑन योर टेक्स्ट अगेन। माइक्रो के 8 पॉइंट्स, डिमांड, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, 2 तरह के एनालिसिस, प्रॉफिट एनालिसिस एंड रिस्क एनालिसिस, एंड रिसोर्स एलोकेशन। याद हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आएगा? इन लोगों ने सिर्फ एग्जांपल देके रखे हैं, तो तुमको भी बेसिकली वो एग्जांपल्स ही पता होने चाहिए। स्पेसिफिक हेडिंग्स की याद करने की जरूरत नहीं है, फटाफट बोलो। एग्जाम्पल में जैसे हो सकता है गवर्नमेंट बजट, फिस्कल पॉलिसीज, टैक्स एंड सब्सिडी की पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारे होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, ये सारे होंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद करना है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। Am I clear? ठीक है। यूनिट नंबर 1 is done. Starting with unit number 2. Is it going very speedily or you're comfortable with it? Sure? पक्का? याद भी हो रहा है? Okay, fine. Sure ना? Everyone. Okay. Unit number 2. Unit number 2 में 2 ही major topics है। कौन कौन से? Central economic problems and types of economies. पहले बोलो, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी? 4. What to produce, how to produce, for whom to produce, and what provisions should be made for economic growth. Clear with this? ठीक है। What to produce मतलब क्या बनाना है? क्या बनाना है में 2 कंपोनेंट्स आते थे, What to produce and how much to produce. एक तो क्या बनाना है और दूसरा होता था कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ठीक है। दूसरा How to produce. How to produce मतलब डिस्कशन अबाउट द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। आपको कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करना है? 2 तरह की होती है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर ज्यादा यूज होगा इन कंपैरिजन टू मशीन। यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या होता है? मशीन, ठीक है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीन ज्यादा यूज होंगी इन कंपैरिजन टू लेबर। याद है? ओके। अब बताओ कौन सी टेक्निक में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? लेबर इंटेंसिव। तो अपनी कंट्री के लिए कौन सी ज्यादा फीजिबल है? लेबर इंटेंसिव। लेबर सरप्लस में है किसी इकोनॉमी में तो कौन सी यूज करनी चाहिए? लेबर इंटेंसिव। कैपिटल सरप्लस में है किसी इकोनॉमी में तो कैपिटल इंटेंसिव। डेवलप्ड इकोनॉमी में कौन सी यूज होनी चाहिए? कैन यू कमेंट? नहीं, ठीक है। देखो, आई टोल्ड यू कि यार लेबर इंटेंसिव यूज होनी है या कैपिटल इंटेंसिव यूज होनी है, वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारे पास लेबर ज्यादा है या तुम्हारे पास मशीन ज्यादा है, ठीक है। कोई ऐसा डेवलप्ड नेशन भी हो सकता है जिसके पास लेबर ज्यादा है, ठीक है, तो वो हो सकता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे जाएगा। और अगर कोई ऐसा अंडर डेवलप्ड नेशन है जहाँ पे मशीन ज्यादा है, उनके पास लेबर की कमी है, तो वो लोग कौन सी टेक्निक पे जाएंगे? कैपिटल इंटेंसिव। बेसिकली यू नो इट डिपेंड्स अपॉन रिसोर्स अवेलेबिलिटी। आपके कंट्री के पास क्या ज्यादा है, ओके। ऐसा कुछ शॉर्ट सोल्यूशन नहीं है कि डेवलप्ड वाले ये वाली टेक्निक यूज करेंगे या अंडर डेवलप्ड वाले ये वाली टेक्निक यूज करेंगे। लेकिन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, क्या आ गया था? डेवलप्ड इकोनॉमी में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इनमें से कौन सी इकोनॉमी में यूज होगी? ऑप्शन में था डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी। अब इन चारों में से क्या करोगे? कैपिटल इंटेंसिव किस में यूज होनी चाहिए? दे आर नॉट गिवन यू डी ऑप्शन एज एनी ऑफ द अबव, ठीक है। नाउ दे आर गिविंग यू ट्रेडिशनल इकोनॉमी, दैट इज
जो ओल्ड पैटर्न्स पे चलती है, ओके? किस पे जाओगे यार? चारों में से बेस्ट फीजिबल तो चूज करना ही पड़ेगा। तो इन चारों में से सबसे सूटेबल कौन सा होगा? डेवलप। लेकिन अगर ये लोग एक ऐसा ऑप्शन दे देते एनी ऑफ द अबव, तो वो सही ऑप्शन होगा। Am I clear with this? ठीक है? लेबर सरप्लस कंट्री में क्या यूज होना चाहिए? लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है? और कैपिटल सरप्लस में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है? अपन ने पहला प्रॉब्लम देख लिया, व्हाट टू प्रोड्यूस, वी आर नॉट हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है? फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए बनाना है? आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, आप किसको दिमाग में रख के कर रहे हो? रिच और पुअर, ठीक है? अब बताओ, चौथा प्रॉब्लम है व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर। थर्ड प्रॉब्लम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इसमें से हार्डली कोई क्वेश्चन आया है, लेकिन फोर्थ प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट। व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मॉड्यूल में भी है और स्कैनर में भी आ चुका है, मतलब इन योर एग्जाम, ओके? बताओ, अगर आज की तारीख की सेविंग ज्यादा तो फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा, आज की तारीख का कंजम्पशन ज्यादा, फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ कम। क्यों? क्योंकि ये लोग रिसोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? वी आर नॉट टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड नेशनल इनकम राइट नाउ। हम लोग रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहे हैं कि यार आज की तारीख में हम रिसोर्स ज्यादा सेव करेंगे तो फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, और आज की तारीख में रिसोर्सेस ज्यादा कंज्यूम हो जाएंगे तो फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना अपन, ठीक है? दैट इज बेसिकली दिस कांसेप्ट ओनली। फाइन। इन चारों में से कौन सी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सेकंड एंड फोर्थ, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजंस आर नीडेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्स्ट एंड थर्ड में से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस आए, ठीक है? थर्ड में से तो ऑलमोस्ट आए ही नहीं है। तो बेसिकली इन चारों की हेडिंग तुमको ध्यान होनी चाहिए कि ये चार सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है। उसके अलावा कंटेंट वाइज सेकंड प्रॉब्लम एंड फोर्थ प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इन फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम्स को व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस को क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है? एंड ये कौन से इकोनॉमिक्स का पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। याद हो गया? अब तुम लोगों से पूछ लूं, रिपीट, कौन सी चार इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। What to produce, how to produce, for whom to produce, what provisions should be made for economic growth, ठीक है? बताओ भाई, what to produce में दो क्वेश्चंस आते हैं, what to produce and how much to produce, क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, how to produce में टेक्निक डिसाइड करते हैं, कौन सी टेक्निक है? लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है? लेबर इंटेंसिव इज यूज्ड इन लेबर सरप्लस इकोनॉमी एंड कैपिटल इंटेंसिव इन कौन सी ज्यादा एफिशिएंट है? कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव। लिसन, कौन सी ज्यादा एफिशिएंट है मतलब टाइम एंड कॉस्ट कम लगाएगी? इट इज डेफिनेटली कैपिटल इंटेंसिव। मशीन्स डेफिनेटली कम टाइम एंड कॉस्ट में काम खत्म कर देती हैं, ठीक है? और लेबर इंटेंसिव ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ठीक है? तीसरी प्रॉब्लम, फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस मतलब डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन रिच के लिए करना है या पुअर के लिए। एंड फाइनली व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें सेविंग ज्यादा तो इकोनॉमिक ग्रोथ, कंजम्पशन ज्यादा तो इकोनॉमिक ग्रोथ, सेविंग कम तो इकोनॉमिक ग्रोथ, कंजम्पशन कम तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा। क्लियर विद इट, ठीक है? सेकंड एंड फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तीन प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। ये कौन से इकोनॉमिक्स का पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एम आई क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी क्या होती है? अरे क्या होती है यार? Come on. Nature and level of economic activities in a particular area. आपके एरिया में किस तरह की किस लेवल की एक्टिविटीज कैरी आउट होती हैं, उससे पता लगता है कि आपकी इकोनॉमी कैसी है। It refers to, repeat again, nature and level of economic activities in a particular area. तीन तरह की होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। मैं नाम बता रही हूँ, तुम लोग बता रहे हैं कौन सी इकोनॉमी की बात है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट।
command economy, laissez-faire economy, it is capitalist. Free market economy, it is again capitalist economy. Am I clear? ठीक है? अपनी economy कैसी है? Why you are saying it is mixed? क्योंकि इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है? ओके, अब पॉइंट मैं बोल रही हूँ, तुम लोग बताओगे कैपिटलिस्ट में एप्लीकेबल है, सोशलिस्ट में या मिक्स में? ओके, किसमें सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी होगी? अच्छा पहले मीनिंग तो बता दो यार। प्राइवेट इंडिविजुअल्स जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहे हैं, इट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जहाँ पे मेनली गवर्नमेंट कैरी आउट कर रही है और जहाँ पे दोनों साथ में कर रहे हैं, इट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है? अब मेरे को बताओ सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी किसमें? इट इज इन कैपिटलिज्म, ओके? सबसे ज्यादा चॉइसेस किसमें अवेलेबल है? किसमें सोशल वेलफेयर के लिए काम किया जाता है? किसमें मेन एम होगा प्रॉफिट? किसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी प्राइस? किसमें इनइक्वालिटी सबसे कम? इन सोशलिस्ट, ठीक है? किसमें राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी होता है? सबसे ज्यादा इन कैपिटलिज्म, ठीक है? मिक्स तो देखो दोनों का कॉम्बिनेशन ही है, ओके? तो बेसिकली यू हैव टू आंसर बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म ओनली, ओके? किसमें मार्केट मैकेनिज्म से प्राइस डिसाइड होती है? कैपिटलिस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट मैकेनिज्म? डिमांड एंड सप्लाई का फोर्स, ठीक है? ये 2-3 बार आ गया एग्जाम में। प्राइस मैकेनिज्म या मार्केट मैकेनिज्म मतलब डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स से प्राइसेस का डिसीजन होना। Am I clear? ठीक है? याद हो गया? पक्का? Okay. Now this one. Did we skip any of the point? Or we have covered all? We have covered. ठीक है? अब repeat करोगे सारे points. बोलो यार। किसमें प्रॉफिट मोटिव है? किसमें सोशल वेलफेयर? प्राइवेट इंडिविजुअल्स है। गवर्नमेंट है। किसमें चॉइसेस सबसे ज्यादा है? किसमें इनइक्वालिटी सबसे कम है? सोशलिस्ट। राइट टू प्रॉपर्टी किसमें अवेलेबल है? कैपिटलिज्म में, ठीक है? सबसे ज्यादा तो कैपिटलिज्म में। क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में। देखो इनमें से कौन सा क्वेश्चन आ चुका है? राइट टू प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आ चुका है, इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आ चुका है, प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन आ चुका है, और ये जो पर्यायवाची है ना, मतलब इनके दूसरे नाम, वो तो पूछे जा ही चुके हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली ये लोग कैपिटलिज्म के नाम से तो कम ही पूछते हैं, मार्केट इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी से ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है? सिमिलरली सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी इनके दूसरे नाम, कमांड इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या फिर प्लान्ड इकोनॉमी, ये सब भी पूछे जा चुके हैं। एम आई क्लियर? ओके, बताओ किसमें मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू प्राइसेस डिसाइड होते हैं? किसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है? सबसे ज्यादा चॉइस किसमें? प्रॉफिट मोटिव, सोशल वेलफेयर, प्राइवेट इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, कमांड इकोनॉमी, laissez-faire इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्लियर? आगे बढ़ जाएं? अच्छा बताओ यार, अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो उसमें डिसीजन कैसे हो रहे होंगे? क्या बनाएंगे वो लोग? तुम हो, मतलब पीपल लाइक अस, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही मार्केट में जो बिजनेस वगैरह कैरी आउट करते हैं। मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइवेट इंडिविजुअल्स मतलब अपन जैसे लोगों के हाथ में है। वो लोग क्या बनाएंगे? ऐसे सारे गुड्स जिसमें दिख रहा है प्रॉफिट, ठीक है? देयर मेन मोटिव वुड बी प्रॉफिट, ठीक है? मतलब अल्टीमेटली allocation of resource कैसे किया जाता है? on the basis of prices and consumer preferences. The last point here, very very important. Allocation of resource कैसे किया जाता है in a capitalist economy? Consumer preferences के through and prices के through. ये तुम्हारे मॉड्यूल में क्वेश्चन है, ठीक है? 2 क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं कि कैपिटलिज्म में allocation of resource कैसे किया जाता है। एक बार सही ऑप्शन था कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और एक बार सही ऑप्शन था प्राइसेस। मैम प्रॉफिट क्यों नहीं हो सकता, डिमांड क्यों नहीं हो सकता? अभी क्वेश्चन मार्क फॉर मी आल्सो, ठीक है? इन लोगों ने ये क्यों नहीं चूज किया? बिकॉज बेसिकली जो भी चीज प्रेफर की जाएगी उसी की डिमांड की जाएगी मार्केट में, ठीक है? तो वो सारे ऑप्शंस भी थे साथ में, लेकिन योर मॉड्यूल इज प्रेफरिंग दीज 2 पॉइंट्स ओनली। क्या क्या? कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड प्राइस, ठीक है? तो तुमको भी ये याद रखनी पड़ेगी। यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। Am I clear?
ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, जिन लोगों ने स्कैनर सॉल्व किया है उन लोगों ने सेम क्वेश्चन देखा भी होगा। ठीक है, अल्टीमेटली ये 2 पॉइंट्स को ही तुमको याद करना है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड प्राइसेस। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को सही नहीं मान रहा है मॉड्यूल। क्लियर है? ओके ओके। Allocation of resources done on the basis of consumer preferences and prices. See, I want you to make note of these important points. Okay? एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि तुम सारी चीजें इतना ही इक्वली इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ पाओ, लेकिन जो भी चीजें ऐसी लग रही है जो ज्यादा इंपॉर्टेंस की है, या तो उसको हाईलाइट कर लो या फिर उसको मार्क करते हुए चलो। ठीक है, कि ये वाला पॉइंट तो डेफिनेटली देखना ही है, छोड़ के नहीं जाना है। Am I clear? ठीक है, ओके। अब बताओ ये लोग कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करेंगे अगर अपन जैसे लोग काम कर रहे हैं? सी जनरली ऐसी टेक्निक से प्रोडक्शन होगा जिसमें कॉस्ट कम लग रही है। ठीक है, अगर अपन जैसे लोग हैं तो अपना तो मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसी कोई सी भी टेक्निक जिसमें कॉस्ट सबसे कम लगेगी उस टेक्निक के साथ किया जाएगा प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। एम आई क्लियर? एंड लास्ट थिंग, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे गुड्स? पुअर को टारगेट करेंगे क्या? नहीं, ऐसे लोगों को टारगेट किया जाएगा जो पे कर सकते हैं। अगर तुम लोग प्रोडक्शन कर रहे हो, गवर्नमेंट नहीं है यार, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं डेफिनेटली वो किन लोगों को टारगेट करेंगे? रिच पीपल, ऑफ कोर्स, रिच क्लास ऑफ द सोसाइटी, जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है। ठीक है, एग्जाम में क्या आया? दैट आई टोल्ड यू ऑलरेडी। Fine. Allocation of resources done on the basis of consumer preferences and prices. Repeat the things again. Capitalist economy में what to produce का decision कैसे लिया जाता है? क्या बनाया जाता है? ऐसे सारे goods जिसमें profit ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, basically on the basis of prices and consumer preferences. याद कर लेना है दोनों points। ठीक है, second, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन होता है? कॉस्ट एफिशिएंट टेक्निक, जिसमें कॉस्ट सबसे कम लगे। ठीक है, और तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस, ऐसे लोगों के लिए प्रोडक्शन होता है जिनके पास होती है पेइंग कैपेसिटी, हु कैन पे फॉर द थिंग्स। एम आई क्लियर? यूनिट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 डन। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर 2, वन ऑफ द मोस्ट लेंथी ऑफ ऑल। ठीक है, डिमांड। इस चैप्टर में क्या क्या देखा था? बहुत सारी चीजें देखी थी। यस, डिमांड देखा था, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स देखे थे, लॉ ऑफ डिमांड, उसके एक्सेप्शंस, उसका रैशनल, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन डिमांड। ओके, उसके बाद अपन ने देखे थे 4 तरह की इलास्टिसिटी। कौन कौन सी? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, और उसमें भी अलग अलग चीजें थी। ठीक है, और उसके बाद फिर अपन ने देखा था डिमांड फोरकास्टिंग, वो एक अलग ही सेक्शन स्टार्ट होता है जो पूरा थ्योरी बेस्ड है। ओके, डिमांड फोरकास्टिंग में क्या क्या देखा? उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके टाइप्स क्या है, टाइप की डिमांड कौन सी होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ सेवरल गुड्स। ठीक है, वो भी याद है, और फिर उसके बाद मेथड्स थे 6 तरह के जिससे डिमांड फोरकास्ट की जाती है। इतना कुछ था इस चैप्टर में। अभी सिर्फ टॉपिक्स पढ़े अभी। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। फाइन, व्हाट इज डिमांड? सोने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ठीक है, प्लीज बी अवेक। अगर नींद आ रही हो तो कृपया पानी पिए जल्दी से। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कांट बी लेफ्ट। फाइन, चैप्टर 1 इतना वेटेज नहीं रखता है, लेकिन चैप्टर 2 इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट, स्पेशली डिमांड। ठीक है, यू हैव टू बी एक्टिव। वन साइडेड कम्युनिकेशन होएगा तो नींद आएगी। पिलो जल्दी से पानी पियो, जल्दी से। डिमांड खत्म करने के बाद we'll take a break of 10 minutes. Okay? तो first we'll end up demand. उसके बाद डिमांड बहुत बड़ा है। ठीक है, ओके, आर यू ओके? रिफ्रेश हो गए? ठीक है, फ्रेंड से एक दो चिट चैट हो गई तुम्हारी, उसके बाद तो तुम ऑटोमेटिकली हो जाते हो, राइट? बस फ्रेंड से बातें हो गई, हो गया सब ठीक है। ओके,
आर यू ओके? कैन वी कंटिन्यू? अरे श्योर, ध्यान तो है तुम लोग को सब चीजें? ओके, चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का अंतर बोलो यार। कौन सा पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करेगा? क्वांटिटी डिमांडेड। और कौन सा अलग अलग क्वांटिटीज और अलग अलग प्राइस की बात करेगा? इट इज डिमांड। जनरली जो पूरे चैप्टर में टर्मिनोलॉजी चल रही है वो कौन सी है? इट इज क्वांटिटी डिमांडेड। मेक इट वेरी क्लियर। मॉड्यूल में ब्यूटीफुली फ्रेम्ड क्वेश्चंस है आउट ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद द वर्ड्स, ठीक है? अगर वो लोग डिमांड बोल रहे हैं और अगर वो लोग क्वांटिटी डिमांडेड बोल रहे हैं तो दैट विल मेक अ डिफरेंस, ओके? यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी थॉरली। जब एग्जाम में भी आए कि उन लोगों ने क्वांटिटी डिमांडेड पूछा या उन लोगों ने डिमांड पूछा हुआ है, ओके? अगली इंपॉर्टेंट चीज, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड किस तरह के कंसेप्ट है? फ्लो कंसेप्ट। व्हाट इज अ फ्लो कंसेप्ट? पर्टिकुलर क्या होता है? फ्लो कंसेप्ट इज अ कंसेप्ट दैट कवर्स अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? जो एक टाइम डायमेंशन कवर करता है। मतलब पर आवर, पर डे, आज दिन भर में इतनी डिमांड रही, आज एक घंटे में इतना सप्लाई हो गया है, इतना सेल हुआ। अगर मैं कोई टाइम डायमेंशन कवर करती हूँ तो वो फ्लो होता है। स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है? जो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास इतना कैश है, इतना बैंक बैलेंस है, ये सारी चीजें होती है स्टॉक कंसेप्ट। डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड या फिर सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई, ये चारों होते हैं फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि एक टाइम डायमेंशन कवर कर रहे होते हैं। डिमांड को डिफाइन करो। It refers to quantities of commodity or service that consumers are able and willing to purchase at different possible prices during a given period of time. और क्वांटिटी डिमांडेड को कैसे डिफाइन किया जाता है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस दैट कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू परचेज एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? पूरा डेफिनेशन डिटो सेम, बस डिमांड में अलग अलग प्राइस और अलग अलग क्वांटिटीज हैं और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड में पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर क्वांटिटी है। लेकिन तुम्हारा मॉड्यूल जब भी डेफिनेशन पूछ रहा है या एग्जाम में भी जब भी डेफिनेशन आई है, पूछते हैं इनमें से कौन सी डिमांड की डेफिनेशन है। ऑप्शन में और कोई सूटेबल ऑप्शन होता ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर द डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है? मतलब डेफिनेशन पूछी जा रही है डिमांड की और ऑप्शंस में क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन दी हुई है। क्या करना है हमको? तुमको टिक करके आना है, क्योंकि बाकी और कोई फिजिबल ऑप्शन दिखेगा ही नहीं तुमको, ठीक है? जनरली ये लोग डिमांड और सप्लाई दोनों में ही ऐसा कर रहे हैं कि डिमांड की डेफिनेशन पूछी और ऑप्शंस में क्वांटिटी डिमांडेड का डेफिनेशन दिया हुआ है और कोई बेटर ऑप्शन मिलेगा भी नहीं, ओके? और सप्लाई का डेफिनेशन पूछा हुआ है, क्वांटिटी सप्लाइड का डेफिनेशन देके रखा है, तुमको वो ही डेफिनेशन टिक करके आनी पड़ेगी। Am I clear? ठीक है? You will have to go with it. Fine? तो the next thing is demand and quantity demanded. The only variation is डिमांड में क्वांटिटीज है और क्वांटिटी डिमांडेड में क्वांटिटी शब्द है। डिमांड में यहाँ पे है डिफरेंट प्राइसेस और यहाँ पे है पर्टिकुलर प्राइस। और डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों ही किस तरह के कंसेप्ट है? दीज आर फ्लो कंसेप्ट। एम आई क्लियर? पक्का? इसके बाद मैंने क्या स्टार्ट किया था? वी स्टार्टेड विद डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है? पूछ लूं मैं तुम लोगों से डायरेक्टली? मैम याद ही नहीं है। याद है? कितने लोगों को याद है? डिटर्मिनेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, याद है? पूछ लो सीधे से। ओके, सबसे पहला प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। जब हम एक फैक्टर को पढ़ेंगे तो हम सारे फैक्टर्स को रख देंगे कांस्टेंट, ठीक है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ओके? उसके बाद अगली चीज है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब जहाँ पे एक की प्राइस में असर आ रहा है, तुम्हारे गुड का प्राइस चेंज नहीं हुआ है, एक गुड की प्राइस में फर्क आया, उसकी वजह से दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड पे फर्क पड़ रहा है, उनको बोला जाएगा रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। फैंटा मिरिंडा क्या है? टी कॉफी। शूज एंड सॉक्स, ब्रेड एंड बटर,
मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो एक दूसरे के बदले में यूज होते हैं, जो साथ में यूज होते हैं, जॉइंट गुड्स एंड ऑल्टरनेट गुड्स, याद है ये? ठीक है, अब रिलेशन बताओ यार। अगर प्राइस बढ़ जाती है फैंटा की, तो मिरिंडा की डिमांड पे क्या मिरिंडा की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है? आर यू क्लियर विद दिस? और अगर प्राइस कम हो जाती है फैंटा की, तो मिरिंडा की डिमांड कम हो जाएगी। कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ आर गुड, इन दोनों के बीच में होता है पॉजिटिव रिलेशन। और वहीं अगर मैं बात करूं अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यार, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर बात करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? नेगेटिव रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? ब्रेड का प्राइस बढ़ गया यार, तो बटर का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रेड का डिमांड कम हो गया है, ठीक है? तो उसके साथ जितने भी गुड्स यूज होंगे उनका डिमांड डेफिनेटली कम हो जाएगा। और अगर ब्रेड का प्राइस कम हो गया है तो ब्रेड का डिमांड बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बटर का डिमांड भी बढ़ जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? ओके। अगला फैक्टर, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर को दो गुड्स के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, एक है नॉर्मल गुड और दूसरा है इंफीरियर गुड। ज्वार एंड बाजरा क्या है? इंफीरियर गुड। बुक्स में एज इट इज एग्जांपल कैरी आउट हो रहा है, वी विल स्टडी दैट वे ओनली, ठीक है? रियल लाइफ में प्राइसेस कुछ और ही बोल रही हैं, फाइन, आई टोल्ड यू व्हेन आई टॉट यू। लेकिन ज्वार बाजरा पूछा जाता है तो दैट इज एग्जांपल ऑफ बेसिकली इंफीरियर गुड्स। एंड व्हीट एंड राइस, लो क्वालिटी व्हीट एंड राइस इंफीरियर गुड्स, ठीक है? थोड़ी लोअर क्वालिटी के गुड्स इंफीरियर गुड्स होंगे एंड अच्छी क्वालिटी के गुड्स विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल गुड्स, जो नॉर्मली हम लोग यूज कर रहे हैं, फाइन, ठीक है? अब बताओ यार, तुम्हारी इनकम बढ़ गई तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तुम्हारी इनकम बढ़ गई तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है? अगर तुम्हारी इनकम कम हो जाती तो नॉर्मल गुड की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। Am I clear? तो नॉर्मल गुड्स के साथ इनकम का कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। लेकिन इंफीरियर गुड्स के साथ नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है? तो विद नॉर्मल गुड्स वी हैव पॉजिटिव रिलेशन एंड विद इंफीरियर गुड्स वी हैव नेगेटिव रिलेशन, ठीक है? अगला फैक्टर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बताओ भाई, किसी कमोडिटी के फेवर में है तो डिमांड बढ़ जाएगी यार, और अगर तुमको कोई कमोडिटी पसंद नहीं है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर किसी भी कमोडिटी के फेवर में होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, और अगर अगेंस्ट में होता है तो डिमांड कम हो जाती है। अगला फैक्टर, पॉपुलेशन, राइट? द नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, पॉपुलेशन कम तो डिमांड कम। कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है? अगला फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ए पॉपुलेशन वाला इज क्लियर टू यू, राइट? वी हैव just covered it, ये तो तुमको पता ही है, राइट? ओके, हाँ जी। अगला फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो होता है वो दो तरह का होता है, इक्विटेबल और अनइक्वल। इक्विटेबल मतलब बिल्कुल बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, स्किल्स एंड नॉलेज के हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है इकोनॉमी में। मतलब एक सीईओ लेवल के पर्सन को डेफिनेटली ज्यादा सैलरी मिलेगी बजाय कि एक पर्सन ऑन अ मैनेजरियल लेवल। एम आई क्लियर? ठीक है? तो अल्टीमेटली अगर बहुत ज्यादा गैप नहीं है रिच एंड पुअर के बीच में, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, इनइक्वालिटी नहीं है, तो फिर ओवरऑल डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर होगी, ठीक है? और वहीं अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम, तो ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी लोग अधिकतर चीजें खरीद नहीं पाएंगे, परचेजिंग पावर कुछ ही लोगों के हाथ में है, दैट्स व्हाई, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जितना इक्विटेबल रहेगा उतना ज्यादा अच्छा होगा डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पॉजिटिव रिलेशन विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है? अब दो ही पॉइंट्स बचे यार। एक तो देखो वो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन तो मैं डिस्कस भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसमें तो कोई क्वेश्चन बन भी नहीं सकता है। जिस तरह का पॉपुलेशन होता है किसी एरिया में, उससे वहाँ की डिमांड डिसाइड होती है, ठीक है? नॉट अ पॉइंट टू बी डिस्कस। एग्जाम्पल देके रखा है तुम्हारे मॉड्यूल में कि जहाँ पर सीनियर सिटीजन ज्यादा है वहाँ पे ज्यादा मेडिसिन की शॉप खोली जाएंगी, या हॉस्पिटल्स या फिर हेल्थ केयर ज्यादा होंगे, ठीक है? या रिलीजियस बुक्स की शॉप ज्यादा होंगी। That is basically composition of population. किसी पर्टिकुलर एरिया में किस तरह की पॉपुलेशन होती है उससे वहाँ की डिमांड डिसाइड होगी, ठीक है?
इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। लेकिन अगला पॉइंट जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट रेट्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। ठीक है, अब बताओ यार, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा, डिमांड कम, क्यों रीजन, इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो आपको लोन महंगे मिलेंगे, राइट? यू विल गेट एक्सपेंसिव लोन। अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो लोन्स विल बी एक्सपेंसिव, और ऐसे केस में ओवरऑल डिमांड हो जाएगी कम। और इंटरेस्ट रेट अगर कम है इकोनॉमी में तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर क्रेडिट फैसिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट फैसिलिटी? उधारी पे मिलना। ठीक है, अगर आपको क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी दी जाती है तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर आपको क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलती है तो डिमांड कम हो जाती है। आज के ट्रेंड के हिसाब से तो यस वी गेट क्रेडिट फैसिलिटीज वेरी इजीली। आज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर तुम अपने ऑटोमोबाइल सेक्शन को देख लो, तुम क्रेडिट पे उठा सकते हो, एंड दैट इज व्हाई इनका डिमांड भी ओवर द टाइम बढ़ चुका है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, आपकी डिमांड कम हो जाती है। नेगेटिव रिलेशन विद इंटरेस्ट रेट्स एंड पॉजिटिव रिलेशन विद क्रेडिट फैसिलिटी, सारे फैक्टर्स क्लियर हैं?